अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। एक निहायत ही अहम प्रेजेंटेशन के साथ मैं आज हाजिर हूँ और आज मैं डिस्कस करूँगा रिन्यूएबल और क्लीन एनर्जी सोर्सेज के बारे में। ये जो रिन्यूएबल जब कहते हैं, क्लीन एनर्जी सोर्सेज हम जब कहते हैं तो इसका मतलब क्या है? ये वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो अपने आप को रिप्लेनिश करती हैं अपनी लाइफ साइकिल टाइम में। तो जैसा कि सनलाइट है, विंड है, रेन है, टाइड्स हैं, वेव्स हैं, बायोमास है, ये सब जो है ना, ये हमारे जो क्लीन एनर्जी सोर्सेज कहलाती हैं। याद रखें कि रिन्यूएबल जो एनर्जी है वो आपकी मुल्की तरक्की के लिए और प्लस इस प्लैनेट के लिए, लोगों के लिए निहायत ही अहम है। आज की इस प्रेजेंटेशन में रिन्यूएबल या क्लीन एनर्जी ऑप्शंस की इस प्रेजेंटेशन में हम इन चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ क्लीन एनर्जी, व्हाट इज़ रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी क्या है, और इसी तरह से विंड एनर्जी क्या है, सोलर पावर क्या होती है, टाइडल एनर्जी किस तरह हासिल की जाती है, जियोथर्मल एनर्जी क्या चीज़ है, कैसे हासिल की जा सकती है, एनर्जी स्टोरेज से क्या मुराद है, बायो एनर्जी जो है वो क्या चीज़ है, किस तरह से उसे हासिल कर सकते हैं। आजकल एक नया कंसेप्ट है, ये हमारी फ्यूचर है, जिसको हाइड्रोजन एनर्जी कहते हैं। ये हम इन सारे जो रिन्यूएबल ऑप्शंस हैं एनर्जी के, क्लीन ऑप्शंस हैं एनर्जी के, इनके ऊपर हम आने वाले स्लाइड्स में इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहते पानी से मैकेनिकली बहते पानी को कन्वर्ट करके जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं उसको हाइड्रो एनर्जी या हाइड्रो पावर कहलाता है। वो इस मैकेनिकल कन्वर्जन के लिए हम माइक्रो डैम्स बनाते हैं, उसके ऊपर टरबाइंस लगाते हैं, बेशक वो रन ऑफ रिवर हो, और माइक्रो हाइड्रो टरबाइंस हो, पंप स्टोरेज वगैरह हैं, ये इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि ये क्लीन एनर्जी है, इसमें पोल्यूशन नहीं है, कार्बन एमिशन नहीं है इसकी, और ये कंसिस्टेंट है, रिलायबल है। अगर आपके पास दरिया है या कोई रिवर है या कोई स्प्रिंग वगैरह है, अगर उसमें से पानी बहता है तो ये एक कंसिस्टेंट सोर्स है, तो ये इसके यानी एक रिलायबल सोर्स कहलाता है। लॉन्ग टर्म, इसके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस हैं, लॉन्ग टर्म में जो बहुत फ़ायदा देता है ये, क्योंकि इसकी जो है ना वो कोई वेयर एंड टेयर कम होती है टरबाइंस की, और अगर वो क्लीन पानी से चल रहे हो तो इसकी वेयर एंड टेयर बहुत कम होती है, तो इसकी जो है ना एफिशिएंसी भी काफ़ी हाई होती है, 80% से ज़्यादा जो है ना एफिशिएंसी होता है। इसकी सिर्फ एक डिसएडवांटेज है, वो स्टार्टअप कॉस्ट, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको डैम्स बनाना पड़ता है, माइक्रो डैम्स बनाने पड़ते हैं, तो उस पर कॉस्ट आती है। 50 मेगावाट से कम के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको हम क्लीन एनर्जी में लेते हैं, लेकिन उससे जो ज़्यादा के प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें यानी डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होती है, लोग डिस्प्लेस हो जाते हैं, लोगों को मूव करना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ता है, दूसरे जगहों पर उनको रिलोकेट करना पड़ता है, तो वो इस कैटेगरी में नहीं आते हैं। विंड एनर्जी हवा को टेक्नोलॉजिकली कन्वर्ट करके उसको पहले मैकेनिकल एनर्जी में हम कन्वर्ट करते हैं, फिर मैकेनिकल से हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। जो बिजली हवा से पैदा की जाती है उसको विंड एनर्जी कहते हैं। उसके एडवांटेजेस ये हैं कि ये प्रोजेक्ट्स जो हैं विंड एनर्जी के, वो कम्युनिटी स्केल बड़े प्रोजेक्ट्स ज़्यादा कामयाब होते हैं। ये क्लीन एनर्जी है, इसमें एमिशन नहीं है कि इसमें कोई फ्यूल जैसे कि डीजल है, गैस है वगैरह नहीं जलता। टेक्नोलॉजिकली जो है ना ये बड़ा एडवांस हो चुका है, तमाम क्लाइमेट्स के लिए ये सूटेबल है, यूज़ कर सकते हैं। डेफिनेटली हर क्लाइमेट के हिसाब से डिफरेंट टेक्नोलॉजी को ख़रीदना पड़ता है या उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। इसकी फुटप्रिंट बहुत कम है, यानी आप देखेंगे कि इस पिक्चर के अंदर कि एक टावर के ऊपर जो है ना फैंस लगे हुए हैं, इसलिए इसका फुटप्रिंट बहुत कम है। इसके सराउंडिंग जो ज़मीन है वो आप किसी
पर्पसफुल मकसद के लिए, यानी किसी मकसद के लिए भी इरिगेशन है या कुछ भी लैंडस्केपिंग है, किसी के लिए यानी प्लांटेशन है उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसका इकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी बहुत कम है। लेकिन कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं। वो डिसएडवांटेज अगर ये माउंटेनियस एरियाज़ में जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है तो ये विंटर में काफ़ी प्रॉब्लम देता है, जिसमें बर्फ़ जम जाती है, उसके रेगुलर मेंटेनेंस चाहिए। पीक डिमांड कैटर करने के लिए आपको इसके साथ स्टोरेज लगाना पड़ता है, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लगाना पड़ता है। इसके स्टार्टअप कॉस्ट भी काफ़ी हाई है निस्बतन दूसरे टेक्नोलॉजीज़ के। इसके लिए विंड से को इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट करने कम से कम एक मिनिमम एक विंड की मकदार वेलोसिटी चाहिए होती है, और ये साउंड पोल्यूशन इससे क्रिएट होता है, इसलिए रेजिडेंशियल एरियाज में हम इसे रिकमेंड नहीं करते। अल्लाह सुब्हान ताला की उन नियमतों में से एक बेहतरीन नियमत है। अगर सूरज न हो तो कोई चीज़ एग्जिस्ट न करे। सूरज की जो शुआएं हैं, जो तपिश है, उसको हम थर्मल एनर्जी में भी कन्वर्ट करते हैं, उसको फिर इलेक्ट्रिसिटी में भी कन्वर्ट करते हैं। और जो पैनल्स पीवी पैनल्स कहलाते हैं जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं, उसको सोलर एनर्जी हम कहते हैं। कम्युनिटी स्केल प्रोजेक्ट्स जो सोलर एनर्जी के बहुत ज़्यादा कामयाब हैं। ये क्लीन एनर्जी, इसमें एमिशन नहीं है। इसके अलावा इसकी कॉस्ट जो है अब हमारे रेंज में आ रही है, इसकी टेक्नोलॉजी सस्ती हो रही है, और ये तमाम वेदर के लिए इसकी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। बेशक वो नॉर्थ में इंस्टॉल करें, कराची में करें, कहीं शिमशॉल में करें या सियाचिन के ऊपर करें, हर जगह जो है ना आप हर क्लाइमेट के हिसाब से, वेदर के हिसाब से जो है ना टेक्नोलॉजी अवेलेबल मौजूद है, हर क्लाइमेट के हिसाब से अवेलेबल टेक्नोलॉजी मौजूद है। इसके अलावा इसकी जो कॉस्ट है, मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम है, सिवाय कुछ चंद जो है कहा कि इसके कुछ पार्ट्स जो हैं जैसा कि इन्वर्टर्स हैं, उनकी लाइफ लिमिटेड होती है, और अगर आप इसके साथ बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो हर 5 साल के बाद आपको बैटरीज चेंज करनी पड़ती हैं। इसके अलावा इसकी कोई और मेंटेनेंस नहीं है अगर इसको फिजिकली कोई डैमेज ना किया जाए। इसके अलावा इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं डेफिनेटली। ये सिर्फ जो है ना डे लाइट में, यानी अगर दिन की रोशनी में जब सूरज की शुआएं मौजूद होती हैं तो फिर ये इसको आप यूज़ कर सकते हैं, इससे बिजली पैदा कर सकते हैं या थर्मल एनर्जी इससे हासिल कर सकते हैं। पीक डिमांड के लिए स्टोरेज का ज़रूरी है, क्योंकि इतनी एनर्जी पैदा नहीं कर सकता, उसके लिए बहुत बड़ा एरिया चाहिए, इसकी फुटप्रिंट ज़्यादा होती है अगर आप ग्राउंड पे इसको इंस्टॉल करें। इसी तरह से ये विंटर में चूँकि दिन छोटे होते हैं तो इससे ज़्यादा आपको रोशनी नहीं, यानी इसकी हरारत नहीं मिलती, दिन छोटे होते हैं तो एनर्जी कम प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा ये फ्री है, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नियामत है, और अमीर गरीब सबके लिए है। और मुझे याद है कि हम बचपन में हम एक बोतल की जो लेंस है उसको बॉटम को एज ए लेंस यूज़ करते थे, कन्वेक्स लेंस के तौर पे, जिससे एनर्जी एक जगह स्टोर होती थी, और इससे हम आग जलाते थे, और किसी को तंग करना हो तो पीछे से रोशनी को उसकी फोकस किया उस पर, तो वो एकदम जो है ना उसको हरारत से वो जो है ना डिस्टर्ब हो जाता था। टाइडल पावर या टाइडल एनर्जी जो है समंदर की लहरों की से जो एनर्जी पैदा की जाती है, जो बिजली पैदा की जाती है, उसको हम टाइडल पावर कहते हैं। इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस ये हैं कि इसमें कोई एमिशन नहीं है, क्योंकि इसमें फ्यूल जो है पानी है, उसकी लहरें हैं, उसकी जो लहरों की जो स्ट्रेंथ है वो है। ये जिन एरियाज़ में, जिन मुल्कों में समंदर है वहाँ कंसिस्टेंट है, यानी परमानेंट एक सोर्स है आपको बिजली पैदा करने का। इसकी जो ना लॉन्ग टर्म इकोनॉमी में बहुत अच्छा इम्पैक्ट है, और चूँकि ये फ्री है समंदर, तो ज़ाहिर है कि रातों रात सूखने वाला नहीं है, सालों हज़ारों सालों से चल रहा है, तो लिहाजा
یہ جو ہے اس کا امپیکٹ، اکنامک امپیکٹ ان ملکوں پہ بہت بہت اچھا اس کا ہے امپیکٹ ہے. یہ انرجی ایفیشنسی اس کی بہت ہائی ہے کیونکہ اس میں کوئی ویسٹیج نہیں ہے، لیکن اس کے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. یہ انٹرمیٹنس ہے، یعنی کبھی لہریں ہوتی ہیں کبھی نہیں ہوتی ہیں، اور اس کی دوسری جو ہے اسٹارٹ اپ کاسٹ اس کی ذرا ہائی ہوتی ہے، چونکہ آپ کو سمندر کے اندر ان ٹربائنس کو لگانا پڑتا ہے جن سے آپ بجلی پیدا کریں گے، تو ظاہر ہے کہ اس کی ایک کاسٹ ہے. اس کی لوکیشن اسٹڈی کرنی پڑتی ہے کہ کون سا سی کا ایریا زیادہ موزوں ہے تاکہ وہ یہاں میکسیمم اس سے ٹائیڈل انرجی حاصل کر سکیں. زمین کے اندر بھی بے انتہا انرجی موجود ہے. میں آئل کی فوسل فیول آئل کی بات نہیں کر رہا، بلکہ وہ ٹمپریچر کی بات کر رہا ہوں جو زمین کے اندر موجود ہے. جتنا زمین کے اندر آپ نیچے جاتے جائیں گے زمین کے اندر، اس میں ٹمپریچر اور پریشر دونوں اس کی انکریز ہوتی رہے گی. جیو تھرمل اس انرجی کو کہتے ہیں جس میں یہ جو ٹمپریچر ہے اس کو ہم یوٹیلائز کرتے ہیں گرمیوں میں کولنگ کے لیے اور سردیوں میں ہیٹنگ کے لیے. اس کے ایڈوانٹیجز یہ ہیں کہ گرین انرجی ہے، اس میں کوئی پولنٹس نہیں ہے، کوئی ایمیشن نہیں ہے، اور اس کی مینٹیننس بھی بہت زیادہ نہیں ہے، یعنی صرف پمپس اور ٹربائن وغیرہ چلانا پڑتا ہے آپ کو، اسٹیم ٹربائن وغیرہ چلا کے اس سے جو آپ انرجی پیدا کر سکتے ہیں. یہ دونوں ہیٹنگ اینڈ کولنگ کے لیے پاور استعمال ہو سکتا ہے. تھوڑا سا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ ہر جگہ شاید آپ کو یہ اس طرح کی انرجی نہ ملے. پہاڑوں میں شاید کم ملے گا آپ کو، لیکن جیسا کہ ساؤتھ کی طرف جو ہے نا یہ انرجی آپ کو زیادہ ملے گی، اور اس کی تھوڑی سی انیشیل کاسٹ بھی زیادہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک سیکنڈری سورس کا ہونا ضروری ہے، یعنی صرف پرائمری سورس پہ ڈیپینڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ زمین کی جو ٹمپریچر ہے وہ ویری ہوتی رہتی ہے. دو امپورٹنٹ رینیوبل ٹیکنالوجیز یا رینیوبل سورسز جو ہیں وہ ہے بایو انرجی اینڈ ہائیڈروجن انرجی. چونکہ اس ایک گو میں یہ پریزنٹیشن مکمل کرنا ممکن نہیں تھا ٹائم کنسٹرینٹس کی وجہ سے، لہٰذا نیکسٹ جو پریزنٹیشن ہوگی میری، ان دونوں ٹیکنالوجیز کو میں فوکس کروں گا اور ڈیٹیل میں اس کو ڈسکس کروں گا. تو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیں، اپنے دوستوں کا، رشتہ داروں کا، اور اسٹے بلیسڈ اینڈ پروٹیکٹڈ. تھینک یو ویری مچ. ہیو اے گریٹ ڈے. بائے.